मैं श्याम बिहारी गुप्ता गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में संविधान संशोधन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना कि संविधान में संशोधन किन किन विधियों से होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से पिछले क्लास में जान चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे विशेष महत्व के विषय वस्तु होते हैं जिनके संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत का तो होना जरूरी है ही है, साथ ही साथ संपूर्ण भारत में से आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी उसमें संशोधन हो सकता है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस वर्ष में कितना संशोधन हुआ और उस संशोधन का क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन हमारे संविधान को लागू हुए 71 वर्ष हो चुका है और 71 वर्षों से निरंतर हमारा संविधान कार्य कर रहा है। उसी के अनुसार हमारे देश का शासन व्यवस्था चलाया जा रहा है। उसी के अनुसार हमारे जो प्रशासन है निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज तक हमारे संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुका है। इन 104 संविधान संशोधन को हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं। 1951 और 1960 के बीच हमारे संविधान में लगभग 8 से 9 संशोधन होता है। 1961 और 1970 की बात करते हैं तो इसमें 15 संविधान संशोधन होता है। अब अगला जो है 1971 और 1980 की बात करें तो यहाँ पे बड़े स्तर पर संविधान में संशोधन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है बहुत ही ऊंचा है और यहाँ पे 20 से 22 संविधान संशोधन किए जाते हैं। उतना ही संविधान संशोधन 1981 और 1990 में किया जाता है और यहाँ पे 20 से 22 संविधान संशोधन किए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 2 दशक है यहाँ पे बड़े स्तर पर संविधान में संशोधन किया गया। अगला 1991 और 2000 की बात करते हैं तो यहाँ पे संविधान में संशोधन हुआ लेकिन थोड़ी सी ग्राफ गिरा। यहाँ पे संविधान संशोधन का जो दर था थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ पे संविधान संशोधन 16-17 होते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे 2001 और 2010 की। 2001 और 2010 में जो संशोधन का जो दर है वो निरंतर गिर रहा है और यहाँ पर सिर्फ संशोधन 10 ही हो पाते हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे 2011 और 2020 की। तो 2011 और 2020 में यहाँ भी संविधान में संशोधन सिर्फ लगभग 10 वर्ष में लगभग 8 या 9 ही होता है। अब अगला ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि 10 संविधान संशोधन होने में यहाँ पे जो प्रथम जो 10 संविधान संशोधन हुआ था इसको संशोधन होने में 10 से 12 वर्ष लगता है। अगला जो 10 संविधान संशोधन होता है इसको संशोधन होने में 5 से 5 वर्ष लगता है। अगला जो 10 संविधान संशोधन होता है इस संशोधन को होने में 7 वर्ष लगता है। अगला जो 10 संविधान संशोधन होता है इस 10 संविधान संशोधन होने में बहुत कम समय लगता है, यानी कि 3 वर्ष लगता है। अगला जो 10 संविधान संशोधन होता है इस संशोधन को होने में 10 वर्ष लगता है। अगला जो 10 संविधान संशोधन होता है उसको संशोधन होने में 4 वर्ष लगता है। इस तरह से हम देखें तो अगला जो 10 संविधान संशोधन जो अंतिम संविधान संशोधन होता है उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, समय लगता है। इसको 10 संविधान संशोधन होने में लगभग 10 वर्ष से थोड़ा सा कम समय लगता है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1970 से 1990 के बीच में जो संशोधन होता है वो बड़े स्तर पर होता है। 1974 की बात करें, 1974 और 1976 के बीच में 10 संविधान संशोधन होता है। ये 3 वर्षों में 10 संविधान संशोधन हो जाता है। उस समय कांग्रेस की सरकार होती है और भारी भरकम बहुमत में होती है। तो क्या कारण भारी भरकम जो बहुमत में थी यही रीजन था कि वहाँ पे 10 संविधान संशोधन हुए या कोई और कारण था? क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में यह जान चुके हैं कि कोई विशेष महत्व का अगर कोई विषय है तो उसको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तो कांग्रेस के पास विशेष बहुमत थी, भारी
बहुमत थी, जिसके कारण वो अपना संविधान में संशोधन आसानी से कर लिया। अब 2001 और 2003 की बात करते हैं तो यहाँ भी 3 वर्षों में 10 संविधान संशोधन होता है, लेकिन यहाँ पे गठबंधन की सरकार होती है। जो सरकार होती है गठबंधन की सरकार होती है। तो हम लोगों ने पीछे तो कह दिया कि कांग्रेस का भारी भरमक बहुमत था, जिसके कारण वहाँ पे संशोधन कर लिया, लेकिन यहाँ तो गठबंधन की सरकार है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ 10 संविधान संशोधन होते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन था कि यहाँ भी 10 संविधान संशोधन हुआ? इसको जानने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि संविधान के विषय वस्तु के बारे में हम लोग जानेंगे। जो संशोधन की जो विषय वस्तु है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। जो संविधान संशोधन के जो विषय वस्तु है, इसको हम लोग 3 श्रेणियों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है कि तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के संशोधन, दूसरा है संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन, तीसरा है राजनीतिक आम सहमति से संशोधन। तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के संशोधन में जो संविधान का जो उपबंध होता है, उसमें हल्का फुल्का बदलाव करके, यानी कि उसके तथ्य में थोड़ा मोड़ा बदलाव करके यदि संशोधन कर दिया जाता है, तो उस तरह के संशोधन को हम तकनीकी या प्रशासनिक संविधान संशोधन के अंतर्गत रखते हैं। अब अगला जो है संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन में जो संविधान का जो उपबंध होता है, उसमें जब संशोधन जो उपबंध होता है उसकी व्याख्या करने के दौरान जब न्यायालय और संसद के बीच मतभेद होता है, तो उस कंडीशन में जो संशोधन किया जाता है, तो उस संशोधन को हम संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन के अंतर्गत रखते हैं। तकनीकी आम सहमति से संशोधन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी राजनेता होते हैं, जो विपक्ष में पार्टी होती है, जो सत्ता में पार्टी होती है, उनके आपसी सहमति के कारण अगर कोई संशोधन होता है, लोक कल्याण में, जनहित में, राष्ट्र के हित में अगर कोई संशोधन होता है, तो उस तरह के संशोधन को हम राजनीतिक आम सहमति से संबंधित संशोधन के अंतर्गत रखते हैं। आइए हम लोग तीनों विषय वस्तु को बारी बारी से विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं। तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के संशोधन, संविधान का जो उपबंध होता है उसके तथ्यों में छीट-फूट बदलाव करके, हल्का फुल्का बदलाव करके यदि उसमें संशोधन कर दिया जाता है, तो उस संशोधन को हम प्रशासनिक प्रकृति के संशोधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे 15वां संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी, उसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। अब अगला जो 55वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन था उसमें वृद्धि करने का संशोधन किया गया। तो यहाँ तो जिस तरह से परिस्थिति बदलेगा, जैसे वक्त बदलेगा, जैसे महंगाई बढ़ेगा, वैसे तो वेतन बढ़ना ही बढ़ना था, और उसमें सिर्फ हम उस उपबंध में थोड़ा मोड़ा बदलाव करके उनके वेतन वृद्धि में संशोधन कर दिया गया। अब अगला जो है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जो SC/ST का आरक्षण था अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अगला जो 10 वर्ष था, 10 वर्ष के लिए SC/ST का आरक्षण को बढ़ा दिया गया, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। अगर इस तरह का अगर हम संशोधन करते हैं, हल्का फुल्का बदलाव करके करते हैं, तो वो जो विषय वस्तु होगा तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के संशोधन का विषय वस्तु होगा। अगला हम लोग विषय वस्तु के बारे में देख लें। संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन, जब कोई संविधान का कोई उपबंध है, उसकी व्याख्या करने के दौरान यदि संसद में और लोक न्यायपालिका में अगर मतभेद हो जाए, तो ऐसे स्थिति में संसद कोई और व्याख्या करेगा, न्यायालय कोई और व्याख्या करेगा। जब संसद जो है संविधान की व्याख्या, संसद के खिलाफ प्रतिकूल अगर व्याख्या कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा संसद होता है, संविधान में संशोधन करके उसके प्रतिकूल परिस्थिति व्याख्या को निरस्त करके अपने अनुकूल संशोधन कर देता है, तो उस तरह का संशोधन संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन के अंतर्गत आएगा। 1970 से 1975 के बीच में जो भी संशोधन हुआ, इन्हीं परिस्थितियों में हुआ। अब अगला हम लोग बात करेंगे, अगले विषय वस्तु
राजनीति आम सहमति के माध्यम से संशोधन, जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो विपक्ष पार्टियां होती है, आपसी सहमति के आधार पर राजनीतिक दर्शन और सामाजिक परिवर्तन की महत्वाकांक्षा के आधार पर यदि कोई संशोधन करती है तो उस संशोधन को हम राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे 52वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन में दल विरोध कानून लाया गया और इस दल विरोध कानून के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई सदस्य एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाता है, अगर यह सिद्ध हो जाता है तो इस कंडीशन में उसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाएगी। अब 61वां संविधान संशोधन में जो मताधिकार का जो आयु 21 वर्ष था उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि संपूर्ण भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया, यानी कि सभी लोगों को सहभागिता के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए लोकतंत्र के प्रति जागरूक हों, अपने कर्तव्य को समझें। इस समझने के लिए जो संशोधन लाया गया वो संशोधन था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये जो संशोधन है, इस तरह का जो भी संशोधन हुआ है वो 1984 के बाद जितने भी संशोधन हुए हैं सभी इसी के तहत किया गया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे विवादास्पद संशोधन के बारे में। जो हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे संशोधन किए गए जो विवादास्पद रहे। हम लोगों ने देखा द्वितीय विषय, जो दूसरा विषय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन, उसमें यह हुआ कि जो संविधान का उपबंध की व्याख्या किया गया, न्यायालय अलग किया और संसद अलग किया। जो न्यायालय में जो प्रतिकूल व्याख्या किया उसमें संशोधन करके जो संसद है वो अपने अनुकूल संशोधन करके संशोधन में व्याख्या कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो भी संशोधन होंगे वो राष्ट्रहित में नहीं होगा, लोगों के कल्याण के लिए नहीं होगा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो संशोधन किया जाता है तो वहाँ पे विरोध होगा ही होगा। यही हुआ 38वां संविधान संशोधन में, 39वां संविधान संशोधन में और 42वां संविधान संशोधन में। ये जो संशोधन हुआ 1975 के पृष्ठभूमि में हुआ, यानी कि 1975 में हमारे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और उस परिस्थिति में जो संशोधन किया गया वो विवादित रहा। अब हम लोग विस्तार पूर्वक से एक एक संशोधन के बारे में जानेंगे। 38वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में किया गया। इसमें यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो वो जो उसकी जो घोषणा होगी वो गैर वाद योग होगा, यानी कि हम उसके अगर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अगर आपातकाल की घोषणा कर देता है, चाहे वो संविधान के प्रावधान के अनुकूल हो, अनुरूप हो, चाहे नहीं हो, अगर राष्ट्रपति घोषणा कर दिया तो कर दिया, उसके खिलाफ हम कहीं नहीं जा सकते हैं, न्यायालय भी उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। तो यह जो संशोधन हुआ राष्ट्रपति, ये 1975 ईस्वी में हुआ और वो विवादास्पद रहा क्योंकि वो राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं किया गया, वहाँ पे देश हित में नहीं किया गया, सिर्फ राष्ट्रपति के शक्ति को बढ़ा दिया गया, केंद्र की शक्ति को बढ़ा दिया गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे 39वां संविधान संशोधन में। 39वां संविधान संशोधन भी 1975 ईस्वी में ही होता है और इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो उसको न्यायालय से बाहर रखा गया। कोई भी अगर विवाद है तो उसको न्यायालय से बाहर रखा गया, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी तरह का अगर समस्या होती, उनसे संबंधित समस्या होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो कहाँ जा सकते हैं? तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे उनकी शक्ति बढ़ जाती है, यहाँ पे उनकी शक्ति में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हो जाता है। और ये 39वां संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची में भी संशोधन करके केंद्रीय शक्ति को बढ़ा दिया जाता है।
अब हम लोग बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन की। 42वां संविधान संशोधन में बड़े स्तर पर संशोधन किया गया और यह जो है संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। जो बड़े स्तर पर संशोधन किया गया, इसीलिए हम लोग 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। इसमें पहला प्रावधान किया गया कि लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का है उसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि पहले जो चुनाव 5 वर्ष में होता था, अब 6 वर्ष में होगा। अगला जो इसमें संशोधन किया गया कि जो न्यायालय की जो पुनरावलोकन करने की जो शक्ति था उसमें कटौती कर दिया गया। अगला जो संविधान इसमें संशोधन किया गया कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है उसके ऊपर कोई न्यायिक जांच नहीं किया जाएगा। अगला जो 42वां संविधान संशोधन है, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची तथा 53 ऐसे अनुच्छेद थे जिसमें संशोधन कर दिया गया। प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द को जोड़ दिया गया, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ दिया गया। साथ ही साथ 7वीं अनुसूची में 3 विषय होते हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनको हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया और 53 ऐसे अनुच्छेद थे जो जिसमें भी वो संशोधन कर दिया गया। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन में स्वर्ण समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को शामिल कर लिया गया। तो देखा आप लोगों ने कि 42वां संविधान संशोधन में बड़े स्तर पर संशोधन किया गया और यहाँ पे केंद्र की शक्ति को बढ़ा दिया गया और न्यायालय की शक्ति को घटा दिया गया। तो यहाँ पर वाकई ये जो 42वां संविधान संशोधन था काफ़ी विवादास्पद था। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होता है कि 1977 में चुनाव होता है और उस चुनाव में जो सत्ताधारी कांग्रेस थी उसकी करारी हार हो जाता है। जब नया सरकार गठन हो जाता है तो जो भी विवादास्पद संशोधन किया गया था उस पर पुनर्विचार किया जाता है और पुनर्विचार करने के बाद जो नई सरकार होती है 43वां और 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 38वां, 39वां और 42वां में जो विवादास्पद संशोधन किया गया था उसको निरस्त कर दिया जाता है और पुनः फिर से लोक कल्याण के लिए जो भी योजनाएं थी उसको बहाल कर दी जाती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे संविधान की मूल संरचना तथा इसका विकास। संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो हमारे संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, यह व्याख्या के दौरान उत्पन्न हुआ है और ये जो संरचना का जो सिद्धांत दिया है हमारे न्यायालय से आया है। जो केशवानंद भारती का जो मामला था उससे ये उभर करके आया है। तो हम लोग केशवानंद भारती के केस को समझ लेते हैं। केशवानंद भारती का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में 1973 ईस्वी में जाता है। तो इसको हम लोग संक्षेप रूप में समझते हैं। केशवानंद जो भारती थे वो कोई जज नहीं थे, कोई वकील नहीं थे, बल्कि वो एक मठाधीश थे। एडनीर जो मठ केरल में था उसके मठाधीश थे और 1960 और 1970 के दशक की बात करते हैं, हमारी जो सरकार थी भूमि सुधार अधिनियम लाया था और उसके अंतर्गत आर्थिक समानता देने का प्रावधान था और इस दौरान जो केरल सरकार थी भूमि का अधिग्रहण कर रही थी, जमींदारों की भूमि और जो मठ का जो जमीन था उसको अधिग्रहण कर रही थी। तो केशवानंद का जो 1000 एकड़ जमीन था वो भी उसके अधिग्रहण में जा रहा था। तो इसी के खिलाफ केशवानंद भारती ने केरल हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने वहाँ पर दलील दिया कि जो मौलिक अधिकार में जो 26 अनुच्छेद है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने के लिए उसको मूल अधिकार जो दिया गया है वो हमें दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी चैलेंज किया कि जो 31 अनुच्छेद है जो संपत्ति रखने का अधिकार है जो सरकार ने हटा दिया है उसको भी चुनौती उस केस में दिया गया कि सभी व्यक्ति को अपने संपत्ति रखने का अधिकार है। लेकिन जो वहाँ पे जो उनके वकील होते हैं नाना पाल के उस अपने मुवक्किल का जितना भी समस्याएं होती है उसको अनुच्छेद 26 और 31 का हवाला देते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको सफलता
नहीं मिलता है। तब जाकर केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर कर देते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है तो इससे पहले 1967 में गोलकनाथ मामला का फैसला आ चुका था और इस फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो मूल अधिकार है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती में के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले को पलट दिया और पलट करके यह कहा कि संसद मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, कर तो सकती है, लेकिन के बाद जो शब्द आता है उस पर ध्यान देने वाला है कि लेकिन जो मूल संविधान का जो मूल संरचना है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि प्रभावित होता है तो उस संशोधन को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि स्पष्ट भाषा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में पूरे संपूर्ण संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, साथ ही साथ मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके मूल जो संविधान का जो मूल संरचना है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और यहीं से मूल संरचना का सिद्धांत आता है और जो न्यायालय का जो आदेश है संविधान के विकास करने में अहम भूमिका निभाता है। और यहाँ पर जो न्यायालय है वो स्पष्ट रूप में संविधान की व्याख्या करता है और संविधान की सुरक्षा करता है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित योगदान दिया। क्या क्या योगदान दिया? पहला योगदान दिया कि जो संविधान में संशोधन संसद करती थी उसकी सीमाएं निर्धारित कर दिया गया, सीमा को निर्धारित कर दिया गया। इसमें यह किया गया कि संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन उसका जो मूल संरचना है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि कभी अगर मूल संरचना का उल्लंघन करके अगर संशोधन कर देता है तो न्यायालय का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से न्यायालय का जो आदेश है संविधान का विकास करता है। देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा केशवानंद भारती मामला, वहाँ से हम लोग को मिला मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो हमारे संविधान को कठोर और लचीलेपन का संतुलन को और मजबूत करता है। यानी कि जिस माध्यम से हम कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम आसानी से संशोधन कर देते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको संशोधन करने के लिए कठोर प्रक्रिया अपनाते हैं, उसको और कठोर बना दिया गया ताकि जो व्यर्थ संशोधन हमारे संविधान में न हो सके। अब आगे हम लोग बात करेंगे न्यायालय का जो अगला आदेश है, इन्हीं के आदेश से आया कि आरक्षित सीटों की संख्या आधे से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो आरक्षित सीट है वो आधे से अधिक नहीं होगा, यानी कि 50% ही होगा। और इस फैसला को हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी मानती है और जो हमारी राज्य सरकार है वो भी मानती है। तो आज जो भी वैकेंसी निकलता है या जो भी आरक्षित सीटें होती है उसमें 50% पे ही आरक्षण दिया जाता है और 50% जो सीट होता है वो अनारक्षित होता है। अगला न्यायालय का उपज है, ये उन्हीं का आदेश है कि ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का विचार, क्रीमी लेयर का जो विचार था हमारे मूल संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो ओबीसी हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा, कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता से संबंधित जो उपबंध है उसको भी विकास करने में जो न्यायालय का आदेश था वो अहम भूमिका निभाया। अल्पसंख्यकों समूहों की संस्थाओं की स्थापना, जो अल्पसंख्यक जो हैं वो समूह की अपने संस्था का स्थापना कर सकते हैं, यह भी आदेश हमारा न्यायालय ने दिया। तो आप लोगों ने देखा कि जो न्यायालय का आदेश है वो किस तरह से हमारे संविधान का विकास कर रहा है, किस तरह से हमारे संविधान की रक्षा कर रहा है, किस तरह से हमारे संविधान की व्याख्या कर रहा है। अब आगे हम लोग समझेंगे संविधान एक जीवन दस्तावेज। हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं संविधान एक जीवन दस्तावेज। हम लोग इस पड़ाव को पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि जो हमारा संविधान है वो किस तरह से जीवन दस्तावेज है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जीवन दस्तावेज कहने का मतलब है कि
जीवित प्राणी नहीं, जीवित प्राणी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो संविधान में बातें लिखी गई है वो हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देता है। तभी तो हम अपने बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि हमारा संविधान तो ये कहता है, यानी ये कहता है हमारा संविधान। तो यहाँ पे जीवित कहने का मतलब है कि वक्त के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलाव, उसके अनुरूप अगर बदलाव होता है तो हमारा संविधान क्या है, जीवंत है। तो आइए इसकी विशेषता को हम लोग देखते हैं। परिवर्तनशीलता, हम लोगों ने शुरू से ही देख रहे हैं कि किस तरह से संविधान में संशोधन करके परिवर्तन किया जा रहा है, उसी के अनुसार हमारा जो संविधान है निरंतर बदलते जा रहा है। गतिशीलता, अब इस परिवर्तन के कारण वो हमेशा निरंतर कार्य करते जा रहा है और उसमें गतिशीलता आ रही है। व्याख्याओं का खुलापन, यानी कि जो संविधान में जो बंद है उसका संसद अलग व्याख्या करती है, अपने अनुरूप करती है, और न्यायालय अपने अनुरूप करती है। यानी कि यहाँ पे खुला है, खुला मंच है, जो भी उपबंध है उसको आसानी से आप व्याख्या करके बता सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या कहा जा रहा है। आगे प्रजातंत्र को समर्थ बनाता है। ये जो हमारा संविधान है लोगों को प्रजातंत्र के प्रति समर्थ बनाता है, यानी कि उनको जागरूक करता है। लोकतंत्र के प्रति ये जो प्रतिनिधित्व देने की जो क्षमता है उसको विकसित करता है। आगे हम लोग बात करेंगे समाज में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप बदलाव। जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे हमारे संविधान में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुसार हमारे संविधान में भी बदलाव हो रहा है। जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे परिस्थिति बदल रहा है, जैसे नए लोग आ रहे हैं, जैसे नया युग आ रहा है, उसके अनुसार हमारा संविधान भी निरंतर संशोधन के माध्यम से बदलते जा रहा है। जीवित प्राणी, यानी कि समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप, यानी कि जैसे जीवित प्राणी जो है समय जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे अपने को परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, उसी तरह से हमारा संविधान भी उसके अनुरूप बदलते जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है एक जीवंत दस्तावेज है। अब आगे हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका का योगदान। देखिए हम लोग केशवानंद भारती में हम लोग न्यायपालिका के योगदान के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जाने कि हमारा न्यायपालिका क्या क्या योगदान देता है। न्यायपालिका जो है जहाँ भी संकीर्ण मामला आता है तो वहाँ पर न्याय जो संविधान होता है उसकी व्याख्या करने में अहम भूमिका निभाता है, यानी कि उसको आसानी से व्याख्या करता है। और उसी व्याख्या के दौरान एक शब्द आता है मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना का जो सिद्धांत है हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। तो जो संविधान की आत्मा है उसके आधार पर मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया है। संविधान जो कहता है, जो हमारे संविधान निर्मात्री का जो सोच था उसके अनुरूप हमारा जो न्यायालय है मूल संरचना का सिद्धांत दिया। जब न्यायालय और संसद में विवाद होता है तो ऐसे स्थिति में हमारी न्यायपालिका जो है अहम भूमिका निभाता है। जहाँ भी संकीर्ण मामला होता है तो वहाँ उसको खुल करके व्याख्या करता है और उसको क्लियर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे संसद कहता है कि गरीबी, पिछड़े, असहाय हेतु संशोधन करने की हमें शक्ति है, हम उसमें संशोधन करेंगे। गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, असहायों के लिए संसद कहता है कि हम उसमें संशोधन करेंगे ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का उद्धार हो सके। तो हमारा जो न्यायालय है यह भी कहता है कि हाँ भाई आप संशोधन कर सकते हो, वो उनके कल्याण के लिए योजनाएं चला सकते हो, लेकिन संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत कर सकते हो। अगर संविधान का जो मूल संरचना है उसके अंतर्गत करते हो तो आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वो हमारे संविधान का जो व्याख्या करने में जो हमारी न्यायपालिका है अहम भूमिका निभाया। अब आगे हम लोग बात करेंगे राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता के बारे में जो हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, जो राजनेता थे, वो हमारे न्यायालय में के द्वारा जो मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया आज वो हमेशा फॉलो करते हैं। हालांकि 1942 के संशोधन में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय विवादास्पद संशोधन हुए वो, और 43वां और 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको निरस्त कर दिया गया। तब से हमारे जितने भी राजनेता हैं मूल संरचना का ध्यान रखते हुए संविधान में संशोधन
करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो राजनेता हैं वो भी हमारे संविधान को विकास करने में, संविधान की व्याख्या करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय हमारे जो भी राजनीतिज्ञ थे वो उस परिस्थिति में बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और अपने परिस्थिति के अनुसार संविधान में जो भी था प्रावधान लाया। यानी कि उस समय दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक घटनाएं हो रही थी, खूनी खेल खेला जा रहा था। साथ ही साथ हमारे जो अधिकांश जो जनसंख्या थी वो गरीबी में लिप्त थी। अधिकांश जो जनसंख्या था अशिक्षा का जो बोझ था वो झेल रहा था। तो ये सारी समस्याओं का हल हमारे जो राजनीतिज्ञ जो संविधान के निर्माता थे उसी समय उसका समाधान कर दिए। और हमारे संविधान में यह भी प्रावधान किए कि आने वाले भविष्य में जो भी चुनौतियां होगा उसका भी हम अभी ही अपने संविधान में प्रावधान ला देते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों का भी हम सामना कर सके। और यही सामना करने के लिए हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान लाया गया। कुछ विषय के लिए साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगा। तो आज हम लोगों ने संविधान एक जीवन दस्तावेज के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ा। हम लोग इसी जोश के साथ नए क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।